तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारा पहला लेक्चर जो देने वाले हैं वो है अबाउट द इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, सो आज आपका हेडिंग होना चाहिए क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, मैकेनिक्स के बारे में आपको पता है, मैकेनिक्स का मतलब होता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जो मोशन और रेस्ट दोनों के बारे में आपको कुछ आइडिया देता है। और आपको पता है मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म, दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। ओके, सो आज हम जो देखने वाले हैं वो होगा इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन में हम क्या बात करेंगे, आपको पता है क्लासिकल का मतलब क्या है। क्लासिकल मतलब बहुत ही पुराना, मतलब जब मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो वी विल डील विद द बिगर ऑब्जेक्ट। अगर क्वांटम की बात करें तो वी विल डील विद द माइक्रोस्कोपिकल ऑब्जेक्ट। ओके, क्वांटम का मतलब ही है माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रोस्कोपिक। ओके, सो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या करेंगे, वी विल डील विद द बिगर ऑब्जेक्ट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो स्पीड होगा ऑब्जेक्ट का, बेसिकली वो बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। और आपको पता है जब रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आप जाओगे तो स्पीड विल बी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो ये कुछ बेसिक सी बात थी। और क्या होने वाला है, क्लासिकल मैकेनिक्स का जो मेन एम है, जो मेन आप बोल सकते हो मेन इंटेंशन है, टू ओबे द कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन रूल, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो बहुत ही बड़ा रोल वो प्ले करता है कि वो कंजर्वेशन रूल को ओबे करे। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। यहां पर आप लिखोगे इंट्रोडक्शन। तो मैंने जैसे आपको कहा क्लासिकल मैकेनिक्स किसके लिए यूज किया जाता है। ओके, सो बेसिकली जो क्लासिकल मैकेनिक्स है माय डियर स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स ओके ये डील करता है मोशन एज वेल एज रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स का मतलब है मोशन एंड रेस्ट। ओके, सो यहाँ पर जो पहला पॉइंट आप लिखोगे द स्पीड जो है ऑब्जेक्ट का, लेट इट बी v which is very less than the speed of light, and when you will go to relativistic mechanics वहाँ पर हम स्पीड को comparable लेंगे to the speed of light। ओके, और यहाँ पर जो मास होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट never changes with respect to speed। ओके, with respect to speed, but my dear students ये आपको पता ही होगा mass is also a variable। okay, mass एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कांस्टेंट हो सकता है। जैसे कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स में मास इज कांस्टेंट, बट आप जब रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पढ़ोगे आपको एक रिलेशन याद ही होगा शायद, m इज इक्वल टू m0 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। एज पर दिस रिलेशन मास कैन ऑल्सो चेंज विद स्पीड। ओके, मास इंक्रीज कर जाता है अगर स्पीड इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, पर यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फिजिक्स में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नेवर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, मतलब मास यहाँ पर कांस्टेंट होगा। ये आपका दूसरा पॉइंट। और आपको पता है जो हम देखने वाले हैं, और क्या देखेंगे बेटा, इट डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ओके, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैंने नोटबुक लिया है, शायद एक एक पॉइंट कहीं पर मैं भूल जाऊँ, इसलिए नोटबुक है तो सिस्टमेटिक वे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो जो मैंने आपको कहा, जो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो मेन एम है, मेन पर्पज है, क्लासिकल मैकेनिक्स का जो मेन पर्पज वो क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स का जो मेन पर्पज है टू एक्सप्लेन कंजर्वेशन लॉ, या बोल सकते हो कंजर्वेशन लॉ या कंजर्वेशन रूल। सो जो मेन पर्पज है क्लासिकल मैकेनिक्स का, टू एक्सप्लेन द कंजर्वेशन रूल या कंजर्वेशन लॉ।
तो एक एक करके देखेंगे कंजर्वेशन लॉ। जैसे कुछ तो आपको पता ही होगा, पहला कंजर्वेशन आपका है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इन दिस इंट्रोडक्शन लेक्चर। सो कंजर्वेशन लॉ, तो ये पॉइंट सब इंट्रोडक्शन में जाता है, तो मेन कंटेंट पर हम आते हैं। मेन कंटेंट ये कहता है बेटा, मेन कंटेंट क्या कहता है, कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन लॉ। तो आपको पता है कंजर्वेशन लॉ, पहला पॉइंट आपका आता है एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन जो होगा ये सबके लिए नहीं होगा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा तभी एनर्जी कंजर्व होगा। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हम देखेंगे भी। कंजर्वेटिव फोर्स लेंगे और देखेंगे एनर्जी कैसे कंजर्व हो रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स शायद आपको पता होगा ना पता होगा, बट वी विल डिस्कस इट लेटर इन डिटेल। ओके, उसका जो हर एक डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फोर्स का, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन। दूसरा पॉइंट जो आपका आता है वो है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ओके, लीनियर मोमेंटम को पता है बेटा, आपको पी वेक्टर से डिनोट किया जाता है। ओके, और तीसरा जो पॉइंट आता है वो है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ये तीसरा पॉइंट आता है जिसको हम एल वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो फाइनली हम ये तीन चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला और एक चीज यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब क्या है इन फिजिक्स? पार्टिकल मतलब इट इज ए पॉइंट मास। समझ में आ रहा है ना? इट इज ए पॉइंट मास where internal shape is neglected, okay? So basically it is a point mass। तो आपको पता है जो point mass है ये एक रिलेटिव टर्म है, ये एक रिलेटिव टर्म है। ओके, जैसे कि अगर मैं एक चार्ज स्फीयर लूँ, एक चार्ज स्फीयर, ये आपको पॉइंट मास दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, पर अगर इसको आप दूर से देखोगे, बहुत ही दूर से देखोगे, ये आपको एक पॉइंट चार्ज दिखेगा। मतलब पूरा चार्ज जो है एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर रहा है, ये आपको दिखेगा। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कौन से डिस्टेंस से आप मेजरमेंट कर रहे हो, उस डिस्टेंस के हिसाब से वो जिस चीज को आप देख रहे हो उसका डायमीटर बड़ा है या छोटा है। अगर बहुत ही छोटा हो जा रहा है, जैसे कि मैं सन को देख रहा हूँ, तो जिस डिस्टेंस से मैं देख रहा हूँ उसी डिस्टेंस के कंपैरिजन से सन का डायमीटर बहुत ही छोटा होगा, तो सन विल बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट मास, और इसको हम पार्टिकल जैसा कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, नो हेजिटेशन, नो इशू। ओके, तो उस केस में हम पॉइंट मास या पार्टिकल उससे कंसिडर कर सकते हैं। ओके, जिस डिस्टेंस से मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, as compared to this distance the diameter of the sun is very less। okay, अगर आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है तो I will not discuss it in detail। आपको ये समझना है जिस डिस्टेंस से मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, जैसे सन को मैं देख रहा हूँ, तो सन को जिस डिस्टेंस से मैं देख रहा हूँ एज कंपैरिजन डायमीटर ऑफ द सन इज वेरी लेस, तो इन दैट केस सन कैन बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट मास। ओके, सो ये था पार्टिकल का डेफिनेशन। फिर आता है जो यहाँ पर यूज होगा, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ने के लिए, ये सब चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। तो फिर दूसरा चीज़ हम देखेंगे पोजीशन। आपको पता होगा पोजीशन या पोजीशन वेक्टर, या आपने पढ़ा ही होगा वेक्टर में। ये पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करने के लिए आपको चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे आपको पता होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे कि यहाँ पर अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो वीडियो कहाँ पर शूट कर रहा हूँ? मेरे इस रूम पे शूट कर रहा हूँ, तो दिस रूम इज माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, मतलब मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, जिस जगह पर मैं अभी हूँ, और यहीं से मैं जो चीज़ को ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, तो दिस इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो दो तरह के होते हैं, वो एक इनर्शियल एंड दूसरा इज योर नॉन इनर्शियल। इनर्शियल कहाँ पर होगा? जैसे कि आपको पता है कोई भी एक बंदा हो, ये अगर ग्राउंड में खड़ा है, ओके, तो दिस इज योर पर्सन ग्राउंड में खड़ा है, और ये आपका जो लिफ्ट है, ये आपका एक लिफ्ट है जो ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, ये जो बंदा है ये ग्राउंड में खड़ा है, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है ये कितना है? 0 है।
तो दिस इज द इनिशियल इनर्शियल ऑब्जर्वर, और इसको हम कह सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर इसी बंदे को हम लिफ्ट में ले ले, इसी बंदे को अगर हम लिफ्ट में ले ले और लिफ्ट को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो अब ये बंदा जो है वो एक्सेलरेटेड हो गया, मतलब ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हो गया। मतलब बेसिकली जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर जहां पर खड़ा है वही है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि मैं अभी इस रूम में शूटिंग कर रहा हूं, तो ये रूम इज माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर इसको हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ में आ रहा है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आप लिख सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, बहुत बढ़िया। और एक चीज आपको देखने को मिलेगा, जो स्पेस एंड टाइम आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये आपको रिलेटिविस्टिक में मिलेगा, पर यू कैन नोट इट आर इंडिपेंडेंट, मतलब स्पेस टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है और टाइम स्पेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, जो कि अब हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, सो बेसिकली ये आपको पता होगा, ये x, दिस इज योर y एंड दिस इज योर z, और ये है आपका ओरिजिन। कोई भी एक पॉइंट है P। ओके, तो पॉइंट P है और ये जो वेक्टर बनेगा, ये जो वेक्टर आपका बन रहा है, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। ओके, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ बाय r वेक्टर। ओके, कोई भी एक टाइम इंस्टेंट में बन रहा है, लेट द टाइम इंटरवल बी टाइम इंस्टेंट बी t। ओके, तो कोई भी एक टाइम इंस्टेंट में बन रहा है, दैट इज r वेक्टर विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, वेरी सिंपल। ये जो पॉइंट P है ये O है, ओरिजिन इज द रेफरेंस पॉइंट, तो ये दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। ओके, एंड यहाँ पर जो टाइम है वो कितना है? टाइम है t। यहाँ पर आपका टाइम है t। वेरी नाइस, तो टाइम इज t। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z। आप लिख सकते हो i कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z। तो पोजीशन वेक्टर आपको क्या देता है? पोजीशन वेक्टर देता है कि जो पॉइंट है वो ओरिजिन से कितना दूर है। समझ में आ रहा है? पोजीशन मतलब लोकेशन। तो लोकेशन को जानने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर है ओरिजिन, तो ओरिजिन से वो पॉइंट कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है, दैट इज द इंपोर्टेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर। और एक चीज डायरेक्शन देता है, ये आप सबको पता ही होगा। सो पोजीशन वेक्टर क्या देता है? पोजीशन देता है ऑब्जेक्ट का। पहला चीज पोजीशन देता है ऑब्जेक्ट का। पोजीशन देता है मतलब इट टेल्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। डिस्टेंस देता है, किसका डिस्टेंस देता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देता है फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, और एक चीज डायरेक्शन देता है, ये आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट सपोज आपका आ रहा है x, y, z, जिसलिए x, y, z। ओके, सो दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। ओके, वेरी नाइस। अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, तो वेलोसिटी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। मतलब ये पॉइंट, जो ये कोई भी एक पार्टिकल हो जिसका मास m है, और ये सपोज पॉइंट Q पर चला आया, ठीक है, पॉइंट Q पर आ गया, तो अब जो पोजीशन वेक्टर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r प्राइम, क्योंकि अभी पोजीशन चेंज हो रहा है, ये तो आपको पता है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट x है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट तो अलग हो रहा है ना, सपोज x कम प्राइम हो रहा है, तो वैसे ही y प्राइम, z प्राइम, y प्राइम एंड z प्राइम, तो पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो रहा है, दैट इज r प्राइम। और यहाँ से यहाँ आने के लिए, मतलब जो पार्टिकल P पे था, जब वो Q पर आएगा, देखिए जो पार्टिकल P पर था, कुछ टाइम इंटरवल था, लेट द टाइम इंटरवल बी t, जब वो Q पॉइंट पर आएगा, वो पार्टिकल चलकर आएगा, ठीक है, तो जब वो चल के आएगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा PQ वेक्टर। PQ वेक्टर हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जब वो टाइम इंटरवल t में था, जब टाइम t था, जब वो पॉइंट Q पर आएगा तो उसको कुछ टाइम लगेगा, हमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पर कुछ तो लगेगा ना। तो यहाँ पर जब वो आ जाएगा तो उसे कुछ टाइम तो लगेगा ही, डेफिनेटली लगेगा। अगर यहाँ पर 12:15 1 सेकंड में था, तो यहाँ पर 4 सेकंड में आकर पहुंचेगा, तो यहाँ पर टाइम चेंज हो गया, जो कि हो गया t प्राइम। तो ये जो पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
ओके, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, डी आर वेक्टर बाई डी टी। तो डी आर वेक्टर बाई डी टी अगर आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा आई कैप डी एक्स बाई डी टी प्लस जे कैप डी वाई बाई डी टी प्लस के कैप डी जेड बाई डी टी विच इज इक्वल टू द वी वेक्टर। ओके, समझ में आ रहा है। और इसको डी आर वेक्टर बाई डी टी को हम ऐसे लिखते हैं आर वेक्टर डॉट। इसका मतलब ही है डी आर वेक्टर बाई डी टी, क्लासिकल मैकेनिक्स में इसका यूज होगा। आप डी आर बाई डी टी टर्म ज्यादा नहीं देखोगे, पर ये वाला टर्म आपको इस टर्म के साथ आपको फेमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला टर्म का यूज बहुत जगह पर होने वाला है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो पहले से आपको बता दूं, ये होता है डी आर वेक्टर बाय डी टी, डी आर वेक्टर बाय डी टी। ओके, तो ये था आपका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। वैसे ही आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमेशा ये याद रखना, रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, जैसे मैंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी आर बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, सो एक्सेलरेशन हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी बाय टाइम, जो कि हो जाएगा dv बाय dt। तो dv बाय dt आपका कितना आएगा बेटा, तो ये हो जाएगा d बाय dt और ये हो गया dr वेक्टर बाय dt, जो आपका आ गया d स्क्वायर r वेक्टर बाय dt स्क्वायर। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो r वेक्टर डबल डॉट। ओके, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो नोट करिएगा ये इतनी बात, ये बात सब नोट करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसेप्चुअल है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ए वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर डबल डॉट। सो ये था कुछ इंट्रोडक्शन। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूटोनियन मैकेनिक्स। थैंक यू।